जय हिंद साथियों। मैं हूं अम्बेश। आप सभी का स्वागत है नायक स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने आपके साथ गत बीते हुए कुछ क्लासों में हिंदी ग्रामर को 12th एग्ज़ाम के बिहार बोर्ड का जो 2026 में आगामी एग्ज़ाम है उनको ध्यान में रखते हुए हमने सिलेबस आपका कवर कर रहा हूं मैं आपके साथ, जिसमें शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, ये सब हमने तमाम चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। और अब आने वाली जो चैप्टर हम आपके साथ कर रहे हैं वो है सर्वनाम। आज का टॉपिक है सर्वनाम। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सर्वनाम। आइए पहले हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद क्लास के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा बातचीत भी करते हुए चलेंगे। और सर्वनाम से पहली बात कि आपको सिलेबस कंठस्थ याद होना जरूरी है कि कौन से चैप्टर से कितना आ रहा है, वेटेज कितना आ रहा है। हम हर क्लास में हर बच्चों को यही बताते हुए आते हैं कि पहले आपको मूलतः रणनीति आपको जानना जरूरी है कि आपको कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस चैप्टर को कितना समय दिया जाए। जब तक ये संभव नहीं होगा फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो देखते हैं सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की परिभाषा। इससे आपको आने वाले हर एग्जाम कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो शॉर्ट में ही ख़त्म हो जाएगा आपका। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन आने वाले हर एग्जाम में बच्चों के लिए मतलब ये जरूरी होता है सर्वनाम में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली इतने पूछता है कि एक वाक्य दे देगा, उसमें से सर्वनाम कौन से हैं, या पूछ देगा कि सर्वनाम के कितने भेद है बोर्ड के एग्जाम में। लेकिन जूनियर सेक्शन में जब आप अपने भाई बहन को पढ़ा रहे होंगे या बता रहे होंगे या वो पूछेगा, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं और कौन कौन से सर्वनाम इसके अंतर्गत आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वनाम किसको कहते हैं, फिर सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम आपके साथ समय पे साझा करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसको लेकर के हम थोड़ा सा समस्याएं इतनी आ जाती है कि बीच में आप जिन कामों के लिए आप अग्रसर हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन रास्तों में उनकी बाधा इतनी आ जाएगी कि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। उन बाधाओं को भी जब आप लतार करके, साइड करके जब आप आगे निकल जाएंगे तो फिर आप सक्सेस कर जाएंगे। यही तो है आदमी का चुनौती। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने लोग। सर्वनाम किसको कहते हैं, इनकी परिभाषा की बात करते हैं। हमने आपके साथ शेयर किया था, आपको बताया था कि सर्वनाम किस संज्ञा किसको कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो सीधा परिभाषा लिख देते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये तो हो गया हमारा परिभाषा, ये हो गया हमारा परिभाषा कि सर्वनाम किसको कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हम इसके साथ तुरंत आपको बता देते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। राधा बाजार जा रही है। राधा बाजार में कचौड़ी खाई। राधा
अपने घर के लिए भी कचौड़ी लाई। अब इसमें आपको ये वाक्य है, तो ग्रामर, हिंदी ग्रामर कहता है कि ये जो आपने कुछ वाक्य लिखा है यहाँ पर सर, आपने जो ये कुछ सेंटेंस लिखा है, यह टोटली गलत है, यह टोटली गलत है। हिंदी ग्रामर कहता है कि यह टोटली गलत है। ये क्या है? टोटली गलत है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? तो एक राधा तो चल सकती है, दूसरा राधा का यहाँ जिक्र नहीं होगा, तीसरा राधा का जिक्र नहीं होगा। सर्वनाम अगर आप पढ़े हैं, सर्वनाम की जानकारी आपको है, तो आप सर्वनाम की जानकारी अगर आपको है तो ये हिंदी ग्रामर आपको, अगर सर्वनाम की जानकारी आपको है और फिर भी आप ये सेंटेंस, ये वाक्य अगर आप लिख रहे हैं, तो समाज आपको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, सीधा समझ में आएगा कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन हिंदी ग्रामर हमारा कहता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो संज्ञा का प्रयोग कीजिए सर्वनाम के जगह पर। आपने यहाँ पर देखिए बार बार हम राधा का जिक्र किया हुआ, राधा बाजार जा रही है, फिर राधा वहां पर कचौड़ी भी खाई और फिर राधा घर के लिए भी लेकर के आई। लेकिन इसका सही शब्द, सही क्या होगा? इसका सही होगा कि राधा बाजार जा रही है, हम लिखते हैं सही में। सही अर्थ क्या होगा? राधा बाजार जा रही है, फिर अब राधा है, फिर आगे में, तो राधा के जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे? वह प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह बाजार में कचौड़ी खाई, तो वह बाजार में कचौड़ी खाई। फिर अगला, फिर यहाँ आ रहा राधा, तो राधा के जगह पे फिर प्रयोग होगा सर्वनाम का, वह अपने घर के लिए भी कचौड़ी लाई। ये हुआ हमारा सही सेंटेंस। सारा चीज तो वही चीज लिखा हुआ है इसमें, हमने सारा चीज तो वही नोट डाउन किया है इसमें। जो लाइन ये है वही लाइन ये है, सिर्फ दूसरा राधा मतलब पहली राधा को छोड़ करके उसके बाद जो राधा नाम का प्रयोग हुआ है, उस प्रयोग पे, मतलब नाम का प्रयोग हुआ है, मतलब संज्ञा का प्रयोग हुआ है, नाउन का प्रयोग हुआ, तो ये संज्ञा के जगह पर हमने यहाँ पर सिर्फ वह का प्रयोग किया है, वह का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पर वह का जो प्रयोग किया है, वह किसके लिए आया है? लड़की के लिए आया है, और वो राधा के लिए आया हुआ है। तो राधा के लिए जो ये प्रयोग किया गया है, इसी को तो सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा में क्या है? संज्ञा के स्थान पर, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली शब्द, प्रयोग की जाने वाली शब्द, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है शब्द, उसी को तो सर्वनाम कहते हैं, उसी को तो हम सर्वनाम कहते हैं। यही तो परिभाषा कहता है, यही तो हिंदी ग्रामर कहता है। अब ये आपका सही है, अब ये आपका सही है, अब जाकर के ये हिंदी ग्रामर के अनुसार ये वाक्य सही हुआ है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी इसका भेद के बारे में। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उन चीजों को लेकर के हम, तो चलिए मिटाते हैं यहाँ पर। तो चलिए मिटाते हैं। टोटल सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कमेंट में आप लोग बताइए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। पहला पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो होता है। सर्वनाम के भी 3 भेद, हम इसको भी पढ़ेंगे, इनको भी डिटेल से पढ़ेंगे आपके साथ। सारा चीज हम कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। पुरुषवाचक, उसके बाद दूसरा निजवाचक, यह है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, देखिए उल्टा पुल्टा थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि हिंदी ग्रामर में कहीं निश्चय अनिश्चय को पहले दे देता है, पुरुषवाचक को लास्ट में पढ़ाता है, कहीं पुरुषवाचक को पहले पढ़ा देता है, तो उल्टा पुल्टा हो सकता है। लेकिन पढ़ना तो हमको सारा चीज है, पढ़ना तो हमको सारा चीज है इसमें। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, पुरुषवाचक हो गया। उसके बाद 5वां प्रश्नवाचक। पुरुष कौन कौन से हो गया वो ध्यान में रखना है। और लास्ट बताइए कौन सा बचा हुआ है, लास्ट में कौन सा बचा हुआ है? एक और बचा हुआ है, एक और, संबंधवाचक। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि यह प्रश्न सर्वनाम से आपको यही इसी से आ जाएगा जो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। कि पहली बात कहीं कहीं पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको दिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर। कहीं कहीं पूछेगा, या अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये आपके साथ हमने आपके सामने बोर्ड पर, अगर प्रश्न बिहार बोर्ड में अगर प्रश्न पूछेगा, हालांकि पूछ तो कहीं और से भी सकता है सर्वनाम में, लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से 90% हम गारंटी का के साथ हम आपके साथ कह सकते हैं कि 90% इस बोर्ड से अभी आ जाएगा। क्योंकि वो यहाँ से सर्वनाम से सिर्फ प्रश्न यही पूछ सकता है कि वो सर्वनाम किसको कहते हैं, सॉरी परिभाषा नहीं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या ये प्रश्न दिया जा सकता है कि इनमें से सर्वनाम है। 4 गो ऑप्शन दे देगा आपको, इसमें से जिसमें से एक सर्वनाम नहीं होगा तो वो छांटना है, या 3 गो गलत दे देगा, एगो होगा वो छांटना है। तो अगर आपको छांटने के लिए आ रहा है, पकड़ने के लिए आ रहा है, तो पकड़ने के लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, तो आपको फिर आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए एक बार मेरे साथ, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। आइए अब इसके साथ हम लोग आप डिटेल से एक एक करके पढ़ते हैं, डिटेल से हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो अब हम मिटाते हैं सबको, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। मेनली क्या है कि आप साथ साथ नोट्स बनाइए और साथ साथ नोट्स बनाते हुए फिर आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, सेम डेट में आप रिवाइज कर लीजिए। बस आपके साथ सिलेबस कैसे कंप्लीट नहीं होगा और इसमें आपको दिक्कत कहाँ रह जाती है, सीधा कमेंट में बताइए। कमेंट में बताने के साथ आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हम टेलीग्राम पे इनका
ऑब्जेक्टिव सेशन भी कराते हैं टेलीग्राम पर क्वेश्चन के माध्यम से, तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम आ जाता है बीच बीच में, तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। पहला भेद एक एक करके पढ़ते हैं। भेद देखिए, निश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है। इनका परिभाषा को हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद परिभाषा के अंतर्गत इनका एग्जाम्पल आएगा, और एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करते हुए परिभाषा भी आपको साथ साथ समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत कर देते हैं अब। निश्चयवाचक नाम से देखिए, आधा तो मतलब कंसेप्ट ऐसे भी क्लियर हो जाता है कि निश्चयवाचक मतलब निश्चित, निश्चय मतलब निश्चित। तो जिस वस्तु से, जिस संज्ञा से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, आदि का बोध हो, उसे निश्चयवाचक उसी को तो निश्चयवाचक कहते हैं। एक इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल जैसे वह, यह, वे, यह, वह, वे, यही तो एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे वह कलम लाल है, क्या होगा? यह किसकी किताब है? ये भी तो हो सकता है डायरेक्ट कि ये किताब, मतलब दे देगा कि पर्सनली कि ये किताब किसका है। वो पूछ रहा है कोई कि ये किताब, मतलब पर्सनली ये किताब जो है ये किसका है। तो इसी को तो निश्चय कर रहा है कि निश्चित किसका है, मतलब किसका है, निश्चिंत में किसका है, ये उसी को तो कह रहा है। उसी को तो ये कह रहा है कि निश्चय ही किसका है, निश्चित किताब किसका है, ये लाल कलम किसका है, या वह लाल कलम है, मतलब वो जो कलम दिख रहा है वो लाल कलम है, मतलब प्रॉपर प्रॉपर वो कलम की बात कर रहा है, वो प्रॉपर कलम की बात कर रहा है। समझ में आ गई बात? निश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक का परिभाषा सेम है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, तो ये वो समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं अनिश्चय। अब देखिए, ये दोनों को एक साथ पढ़ने का एक चीज फायदा है हम लोगों को कि जैसा परिभाषा ये वही परिभाषा ये, जैसा परिभाषा ये वैसा परिभाषा ये। हमारे पिछले क्लास में भी हमने आपको, मतलब सिंपल फंडा है मेरा कि हम बच्चों को इस प्रकार से और रिलेटेड होकर के पढ़ा देते हैं कि बच्चा को फिर नॉर्मली याद हो जाता है। जैसे कि बच्चा को गाना कैसे याद हो जाता है, परिभाषा याद नहीं होता है, गाना याद हो जाता है। हम हर क्लास में यही एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को, गाना कैसे याद हो जाता है बच्चों को, वो पैटर्न है, वो पैटर्न है, और बच्चों बार बार उसको अपने मन में रिवाइज करता है, बस याद हो जाता है। और लिरिक्स एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, तो वह इसी कारण याद हो जाता है। तो वही बात इसमें है कि जिस संज्ञा से निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है,
उसको निश्चय कहते हैं, जिससे बोध नहीं होता है उसको अनिश्चय कहते हैं। तो चलिए एक बार परिभाषा इसका भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मतलब जनरल कंपटीशन से लेकर के 6-7 तक का भी बच्चा हमारे साथ पढ़ता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ता है। तो थोड़ा सा हमको परिभाषा बच्चों के लिए भी लिखना पड़ता है। तो जिस संज्ञा से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध नहीं होता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध होता था, निश्चयवाचक कहलाता था। जिससे नहीं होता है, अनिश्चयवाचक कहलाता है। सीधा सा मतलब है, सीधा सा मतलब है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल आपके साथ, अरे हाँ, जैसे आपके साथ हम अभी बात करेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल, इसमें हो गया था क्या कि यह, वह, वे, ये सब उसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है, इसके साथ हम इसका परिभाषा भी सॉरी इसका वाक्य भी लिख करके हम आपको बताए थे। जैसे इसमें होगा कोई, कौन, कुछ, कितना। देखिए इसमें क्या है कि उसमें तो परफेक्ट था, उसमें मतलब पूरा क्लियर था कि ये लाल कलम है, ये, या ये लाल कलम मोहन का है, या ये लाल कलम सोहन का। लेकिन इसमें क्या है, कोई, मतलब हमारे घर कोई आ रहा होगा या कोई आएगा, पता नहीं कौन आएगा, उसी का, तो जिसका पता ना हो, नहीं हो, समझ में आ रही है ना बात। तो जिसका पता नहीं है, या ये पुस्तक किसकी है, किसकी, मतलब पता ही नहीं है किसका है, तो यही तो उसी को तो हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक, जिसका कुछ पता ही ना हो, जिसका कुछ पता ही ना हो, अनिश्चयवाचक। कौन, कौन मतलब कौन कौन मारा है, मतलब इसको कौन कौन मारा है, तो बताओ अब कौन कौन मारा है, किसी को पता नहीं है, लेकिन ये है पता कि मारा है। तो कौन वहां से हो गया, कुछ, मतलब कुछ बाहर से लेते आओ, मतलब बाहर से क्या लेके आएगा, कुछ लेते आओ, यही तो है कि कुछ लेते आओ। तो बाहर से क्या लेते आएगा, कितना, कितना लेते आए। तो अमाउंट का तो फिक्स नहीं है, कितना, 2 किलो लेके आए, 5 किलो लेके आए, या 7 किलो लेकर के आए, तो अमाउंट का तो फिक्स नहीं है फिक्स। तो इसी को कहते हैं अनिश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। चैनल पर आप लोग आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है, ताकि हम नया नया वीडियो लाएं। हम भी एक रोज स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे। ये हमारा स्ट्रगल का फेज है, लेकिन हमने पढ़ाने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ना आपका हम कोई भी मटेरियल काट रहे हैं यहाँ पर। जो जो आपको बड़े बड़े संस्था वाले सब पैसा लेकर के करते हैं, वो हम आपको फ्री में देते हैं यूट्यूब पर। तो चलिए इससे आगे, इससे आगे, तो इसके साथ हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए तो खैर मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो स्लाइड है नहीं जो घसकाते चलेंगे। उंगली का कमाल है कि उंगली दबाएंगे घसकेगा, तो इसको तो मिटाना पड़ेगा ही। तो भैया आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिएगा।
याद रखिएगा 6 गो भेद होता है सर्वनाम का। 6 भेद में से हम 2 भेद बता दिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग तीसरा भेद पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद में क्या है? निजवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ लेते हैं तीसरा पहले। निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग इसलिए पहले नहीं पढ़े क्योंकि उसका भेद भी है। उसका उसका भेद भी है, तो उसका भेद भी पढ़ेंगे हम लोग 3 प्रकार से, तो वो हो जाएगा लंबा, इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे लास्ट में। उसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। आप आगे पढ़िए या पीछे पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा आप लोग या एग्जाम्पल आप लोग बताइए, निजवाचक किसको कहते हैं? निजवाचक किसको कहते हैं बताइए। निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? परिभाषा इसका होगा, क्या होगा? जो सर्वनाम निजवाचक मतलब, निज मतलब अपना, पता है ना कि निजी है मतलब अपना है। जो सर्वनाम वक्ता, जो सर्वनाम वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने वाले को हम लोग वक्ता कहते हैं। तो जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, उसे निज, देखिए निज उल्टा हो गया, यही तो है, फ्लो में आगे पीछे हो जाता है। निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, स्वयं, हमें, हमारा, अपना, ये सब हो सकता है एग्जाम्पल। देखिए ऐसे पढ़ाने में बहुत मेहनत है, ऐसे पढ़ाने में बहुत मेहनत है। क्या मेहनत है कि एक एक चीज तो पहले लिखना पड़ता है, और गलत तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं, लिखना तो अपने हाथों से है। और स्मार्ट बोर्ड आ जाने वाले को क्या होता है कि पहली बात तो पीडीएफ उनका तैयार होता है, फिर पीडीएफ तैयार होने के बाद उसका करेक्शन में जाता है, वहाँ बैठ करके करेक्ट करता है, ये कहाँ स्पेलिंग सही है कहाँ गलत है। उसके बाद फिर वहाँ पर करेक्ट करने के बाद फिर उसको पीडीएफ में लगाया जाता है, तब फिर वहाँ पढ़ाया जाता है। और फिर उसके साथ स्लाइड को ऐसे टहलाते जाइए, दिखाते जाइए, साइड करते जाइए, पढ़ाते जाइए और अंडरलाइन करते चलिए। तो स्मार्ट बोर्ड में ये हुआ है कि स्मार्ट पढ़ाने का तरीका हुआ है, लेकिन जेन्युइन ये होना चाहिए कि लिख करके एक एक चीज समझा करके तब जा करके बच्चों को क्लियर होगा। तो परिभाषा इसका क्या है कि जो वैसे सर्वनाम जो आदमी बोलता है अपने लिए, जैसे अपने आप, स्वयं बोलते हैं ना कि मम्मी हम अपने आप, मतलब मम्मी हम स्नान कर दिए, मतलब हम क्या हुआ, अपने लिए प्रयोग किया है। जैसे हम स्वयं कार ड्राइव करके बाजार जाएंगे, तो स्वयं अपने लिए क्या यूज किया है कि हम स्वयं मतलब खुद अपने लिए, अपने से जो है रोड ड्राइव करके जाएगा कार। तो यही हुआ जो अपने लिए, वक्ता या बोलने वाला, वक्ता को ही बोलने वाले कहते हैं। बोलने वाला जो अपने लिए प्रयोग करता है उसी को तो हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, आया समझ में? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब निजवाचक सर्वनाम के बाद हम लोग क्या बोल रहा है, निजवाचक सर्वनाम के साथ अब हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ लेते हैं। चौथा,
प्रश्न वाचक सर्वनाम। सर्वनाम से ज्यादा प्रश्न नहीं आता, आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर, तो हम यहाँ नोट भी कर देते हैं आपको, 2 मार्क। बिहार बोर्ड वालों के लिए इससे ज्यादा नहीं प्रश्न पूछता है, क्योंकि हमने बहुतों को पढ़ाया है, बहुतों को दिखाया है रास्ता, तो हमें पता है कि इससे प्रश्न कितना आता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप बता सकते हैं हमको कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, प्रश्नवाचक मतलब जिससे प्रश्न किया जाता है, जिससे प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने या प्रश्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता इसी को तो हम कहते हैं जिससे प्रश्न किया जाता है, जिससे प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करने वाले जो सर्वनाम का प्रयोग होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं वैसे सर्वनाम का प्रयोग जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, चाहे बच्चा आपसे पूछे या आप बच्चों से पूछो, तो उस सर्वनाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये हम चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो सर्वनाम का चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं और टोटल बच चुका है हमारे पास 2 और। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। प्रश्नवाचक के लिए नाम से ही पता चल रहा है ना कि प्रश्न पूछने का। तो प्रश्न कैसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं या क्यों आ रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो कौन क्या कब कैसे क्यों, समझ में आ रही बात। मतलब आप कौन, मतलब कौन आया, समझ में आ रही बात, कौन आया, क्यों नहीं गए, कब आए कब गए, समझ में आ रही बात, कब कैसे कहाँ। प्रश्नवाचक इसका सिंपल फंडा है कि जिसके, और पहचानने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं, जिसके लास्ट में जिस वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है।
तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें लगा हुआ रहेगा आप समझ जाएंगे कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट जो आता है सर्वनाम, अब हम लोग इसको मिटाएंगे, अब नेक्स्ट जो सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ये प्रश्नवाचक समझ में आया होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है, कौन, कब, क्या, कैसे, क्यों, इससे पता चल जाएगा आपको कि प्रश्नवाचक। या वैसे हिंदी वाक्य जिसके लास्ट में ये साइन देखने को मिलेगा, ये साइन आपको देखने को मिलेगा, उसी को प्रश्नवाचक चिन्ह, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह जिस वाक्य के लास्ट में रहेगा उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा। 4 हमने पढ़ लिया है, पांचवा कुछ नहीं है खास इसमें सर्वनाम में, लेकिन मेनली यहाँ से 2 से 4 प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन में आता है ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ, और सिलेबस में है तो हमको पढ़ना तो है ही, सिलेबस में है तो हमारे साथ डिस्कशन तो आपके साथ करना ही होगा। तो चलिए उसके बाद अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। 4 हो चुका था, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। किसको कहते हैं संबंधवाचक? अब आपको यहाँ से कुछ आइडिया लगाइए, संबंधवाचक किसको कहते हैं? संबंध जिससे जुड़ा होगा। संबंधवाचक से क्या समझ में आ रहा है कि संबंध किसी न किसी तरीके से संबंध जुड़ा होना चाहिए, यही तो संबंधवाचक कहता है। संबंधवाचक क्या कहला रहा है? संबंधवाचक उसी को कहते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करता हो, उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वैसे सर्वनाम याद, चलिए इसका परिभाषा पहले समझते हैं, उसके बाद आपको हम एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा क्लियर होगा, जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आ जाना चाहिए, कुछ नहीं है संबंधवाचक सर्वनाम में। वैसे सर्वनाम जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इसका एग्जाम्पल भी आपको हम क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? जो सो जैसे तैसे, समझ आ रही बात? मतलब जो सो जब जैसे तैसे। अब कहिएगा कि इसका एग्जाम्पल, ये कैसी बात हुई सर, ये कैसी बात हुई? तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, मतलब वाक्य बना करके लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए यही तो है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। और सर्वनाम में कुछ है नहीं, बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होता है सर्वनाम से। जब हम संधि पढ़ेंगे
याद रखिएगा, जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो संधि में इतना विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि संधि हिंदी ग्रामर का बोर्ड के एग्जाम के लिए संधि इतना जबरदस्त टॉपिक है कि फिर वहां से आपको। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सीता घर आई और तुरंत तुरंत चली भी गई। समझ में आ रही बात कि जैसे सीता घर आई भी थी और सीता घर चली भी गई। तो सीता घर आई थी ये पहला वाक्य है, दूसरा है कि सीता घर चली गई, मतलब घर से चली गई, सीता चली भी गई। तो आई थी और चली गई, दो वाक्यों को और जोड़ने का काम कर रहा है, और जोड़ने का काम कर रहा है, और जोड़ने का काम कर रहा है। मोहन खाया, वैसे सो गया। समझ में आ रही बात? एक तो मोहन खाया, मोहन क्या किया, खाया, और फिर मोहन सो भी गया, मोहन सो भी गया। तो जैसे मोहन खाया वैसे मोहन सो गया। तो वैसे जो है वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वैसे वाक्य जोड़ने का काम कर रहा है। वैसे क्या कर रहा है? वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। समझ में आ रही बात? अब हम लोग पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट एंड फास्ट, जो कि हमको पहले ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो है बड़ा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो इसलिए अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। और वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं बताइए? पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए? तो बोलने वाले को हम वक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता। बोलने वाला या वक्ता या वैसे सर्वनाम। चलिए थोड़ा सा लाइन बना करके लिखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में भी आएगा, क्योंकि जूनियर सेक्शन का भी हम आपको बताए थे कि जूनियर सेक्शन का बच्चा भी हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ता है, तो उनके लिए मोस्ट हो जाता है कि डिफिनेशन भी। तो डिफिनेशन वैसे सर्वनाम, वैसे सर्वनाम, वैसे सर्वनाम जो वक्ता अपने लिए, वक्ता अपने लिए, समझ में आ रही बात? वक्ता अपने लिए और वक्ता अपने लिए और सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता। सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं ना। तो वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए,
वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए, या अन्य किसी के लिए प्रयोग करता है, उसे पुरुषवाचक कहते हैं। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुरुषवाचक सर्वनाम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है, थोड़ा सा समझ के पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो भेद होते हैं ना, प्रश्न उसमें से आते हैं, प्रश्न उसमें से आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं कि वैसे सर्वनाम जो वक्ता अपने लिए करता है, कोई भी जो बोलता है तो अपने लिए जो बोलता है या दूसरों के लिए बोलता है, या उसको सुना करके तीसरों के लिए बोला जाता है, उसको सुन मतलब उसको हम कह रहे हैं लेकिन किसी तीसरे की चर्चा कर रहे हैं। क्या समझ में आ रही बात? मतलब हम बोल रहे हैं, हम राम को बोल रहे हैं, ठीक है, और राम को हम बोल रहे हैं और लक्ष्मण की चर्चा हम कर रहे हैं राम के सामने। तो पहला हम बोल रहे हैं, राम सुन रहा है, किसके बारे में कह रहे हैं? तो लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो उसी को पुरुषवाचक, तो वक्ता तीन, पुरुषवाचक में तीन आदमी का जिक्र किया गया है। तो वक्ता अपने लिए करता हो, श्रोता के लिए करता हो, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ में आ रही बात? मतलब वैसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता हो, सुनने वालों के लिए, श्रोता के लिए करता हो, या किसी अन्य का के बारे में प्रयोग करता हो, उसको सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद कौन कौन होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और लास्ट क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। अब यहां से हम थोड़ा सा बनाते हैं इसके सामने डब्बा, इसी में हम आपको समझा देते हैं। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें कुछ ज्यादा समझने को है नहीं। यहाँ पर प्रथम पुरुष मतलब बोलने वाले के लिए, जो स्वयं बोलता है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलने वाला अपने प्रयोग करता हो, मैं, हम, हमारे, हमें। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? सुनने वाले के लिए
किया गया सर्वनाम का प्रयोग। सुनने वाले के लिए दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा लेकिन चलेगा। जिसके बारे अरे जिसके बारे में कहा गया हो या कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। चलिए अब इस बात को समझते हैं। देखिए परिभाषा, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं और फिर क्लास खत्म हो जाएगा। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? बोलने वाला जब अपने लिए प्रयोग करता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम बाजार जाएंगे, ये बात हम अपने आप कह रहे हैं कि हम बाजार जाएंगे। ये बात सुना, मतलब हमारे घर में कोई सुना, तो सुनने वाला हो गया मध्यम पुरुष। ये प्रथम पुरुष हम बाजार जाएंगे, हम मम्मी को बोल रहे हैं मम्मी हम बाजार जाएंगे, मतलब हम हो गए प्रथम पुरुष, मम्मी हो गई मध्यम पुरुष। समझ में आ रही बात? हम हो गए उत्तम पुरुष, मम्मी हो गई मध्यम पुरुष। हम हो गए उत्तम पुरुष, मम्मी हो गई मध्यम पुरुष। पापा के साथ जाएंगे, पापा के साथ जाएंगे मतलब मम्मी से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मम्मी से कह रहे हैं किसके साथ जाएंगे? तो पापा के साथ जाएंगे, लेकिन वो पापा है नहीं वहां पर वो पापा है नहीं वहां पर। तो उत्तम पुरुष, बोलने वाला उत्तम पुरुष, मतलब हम उत्तम पुरुष हुए, मम्मी को बता रहे हैं मध्यम पुरुष हुआ, पापा के साथ जाएंगे पापा के साथ जाएंगे अन्य पुरुष हुआ, पापा के साथ जाएंगे अन्य पुरुष हुआ। समझ में आ रही बात? अब एक एक करके इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एक एक करके इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं, मम्मी खाना लेते आओ, तो हम हो गए मम्मी से बोले हम, तो मैं का प्रयोग हुआ, हम का प्रयोग हुआ, हमारे प्रयोग हुआ, हमें प्रयोग हुआ। ये सब जो हम मतलब स्वयं के लिए, वक्ता जब स्वयं के लिए, बोलने वाला जब स्वयं का प्रयोग करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, उसी को तो प्रथम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये समझ में आ रही बात? ये तुम, तुम्हें, तुम्हारा मतलब मध्यम पुरुष के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा का प्रयोग किया गया है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप सब होता है ना, ये इसके लिए प्रयोग किया गया है, इसके लिए प्रयोग किया गया है। वह, उसे, उन्हें, वे, ये हो गया अन्य पुरुष के लिए, ये हो गया अन्य पुरुष के लिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अगर हम एक वाक्य लिख करके आपको बताएं तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम चलिए वाक्य लिखते हैं। मम्मी दीदी को बोलो बाजार से कचौड़ी
लेते आए। अब देखो यहाँ पर, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ यहाँ दिख रहा होगा आपको, चलिए उम्मीद है, चलिए यहाँ पर दिख रहा है, मम्मी दीदी को बोलो बाजार से कचौड़ी लेते आए। मतलब एग्जाम्पल यहाँ पर, मम्मी दीदी को बोलो बाजार से कचौड़ी लेते आए। मतलब मम्मी, मतलब हम कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, मम्मी से कह रहे हैं, और दीदी को कह रहे हैं कचौड़ी लेते आने। किसको कह रहे हैं, दीदी को कचौड़ी कह रहे हैं लेते आने के लिए, दीदी को कह रहे हैं कचौड़ी लेते आने। समझो, हम कह रहे हैं, मम्मी को कह रहे हैं कि दीदी को बोलो कचौड़ी लेते हुए आने के लिए। तो प्रथम पुरुष हम हुए, मतलब उत्तम पुरुष हम हुए, मध्यम पुरुष मम्मी हुई, और जिसको कह रहे हैं वो दीदी, दीदी बाजार में, लेकिन दीदी वहां हो नहीं, दीदी वहां प्रेजेंट नहीं है। तो हम उनको कह रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं, किनको, मतलब हम प्रथम पुरुष, हम कह रहे हैं कि मम्मी दीदी को बोलो बाजार से कचौड़ी लेते आने के लिए। तो ये हो गया पूरा संपूर्ण। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में तीनों पार्ट आ रहा है। क्या हम, मतलब हम, मम्मी से बोलो कि दीदी को कचौड़ी, दीदी को बोलो मेरे लिए कचौड़ी लेते आने। तो प्रथम पुरुष हम हुए, मम्मी हो गई इसमें मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष हो गया दीदी, जो जिसके बारे में कह रहे हैं लेकिन वो है नहीं वहां पर। तो ये हो गया उत्तम पुरुष। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगला टॉपिक हम विशेषण या क्रिया लेकर के आएंगे आपके साथ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। और आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा एक एक मेहनत आप देख रहे हैं। हम स्मार्ट बोर्ड वाले टीचर नहीं हैं कि घसकाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। हम आपको प्रॉपर लिख करके बता रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।